नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल आरजे एकेडमी पर। और जैसा कि आप देख रहे हो कि हमारे इस चैनल पर जीके की भी बेहतरीन फैकल्टी और भी मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और सारी सब्जेक्ट की जो बेहतरीन फैकल्टी है उनसे आपको अवगत करवाया जा रहा है। और लाइव क्लास में अपन यूँ कह सकते हैं कि सारा जो तरीका है वो एक सिस्टमेटिक पद्धति से चलेगा। यानी कि एक तो रेलवे का बेस शुरू होगा, एक पटवारी का और एक अपन यूँ कह सकते हैं कि फर्स्ट ग्रेड का। उसमें बिल्कुल जैसा कि आप कोचिंग्स में शिक्षा ग्रहण करते हो वैसा आपको एनवायरनमेंट, वैसा पर्यावरण आपको इस YouTube चैनल की सहायता से मिलेगा, ताकि मित्रों अपन जो है इस निःशुल्क शिक्षा के माध्यम से उन गरीब विद्यार्थियों की सहायता कर सकें। और देखो, चाहे कितना भी अच्छा कराए लेकिन स्टूडेंट को खुद को ही पढ़ना पड़ता है। तो मित्रों, हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और आपको अगर अच्छा लगे कि वास्तव में ये हमारी जो सफलता है उसमें एक अपन यूँ कहें कि एक बहुत अच्छी चीज़ साबित हो सकती है, तो इसको सब्सक्राइब भी करें और उन विद्यार्थियों तक इसको पहुँचाएं जिनको वास्तव में इस चीज़ की आवश्यकता है। देखिएगा, आज अपने जो है वो राजस्थान की चित्रकला की हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग चल रही थी। और इस हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की जो कोटा चित्र शैली है इसके बारे में अपन पढ़ चुके थे जस्ट पीछे वाले वीडियो में, जो चित्रकला का पार्ट नंबर शायद 8 था। उसमें देखिएगा, कोटा शैली को जो शिकार शैली कहा गया था, ये जो सारी चीजें वो अपन पढ़ चुके हैं। आज मित्रों अपन इसके बारे में बात करेंगे, हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की बूंदी चित्र शैली के बारे में। कुछ विद्यार्थियों के कमेंट में आ रहे हैं कि सर मारवाड़ चित्र शैली या जो मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग से उनको भी करो। बिल्कुल, जो एक तरीके से है वो अपन बिल्कुल आपके समक्ष रखा जाएगा और लाइव क्लास में उसको और भी बेहतरीन तरीके से करवाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, आज अपन इसके बारे में पढ़ेंगे कि हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में जो एक बूंदी रियासत हुआ करती थी और उस बूंदी रियासत में जो चित्रकला की शैली पनपी थी उसे बूंदी चित्र शैली के नाम से जाना गया था। देखिएगा, देखो जैसे कि अपने पिछले वाले वीडियो में बात की थी कि हाड़ौती प्रदेश में वर्तमान में जिले 4 आते हैं, एक बूंदी, दूसरा कोटा, तीसरा झालावाड़ और चौथा बताओ कौन सा है, बारा। लेकिन इस बारा नामक जगह पर कोई रियासत नहीं थी, अर्थात जो 19 रियासतें थी एकीकरण के समय, उनमें 12 नामक कोई रियासत नहीं थी। तो 12 में कोई चित्रकला की शैली भी नहीं पनपी। 12 का जो गठन है वो तो अभी लास्ट में हुआ था 20वीं शताब्दी के अंतिम चरण में। तो देखो रियासतें कितनी है, 3, बूंदी, कोटा और झालावाड़। अब देखिएगा, अगर अपन इन तीनों रियासतों में भी बात करें कि सबसे पुरानी जो रियासत है वो कौन सी तीनों में से, तो देखिएगा सबसे जो पुरानी रियासत है वो थी बूंदी। इसी बूंदी से टूटा और अलग हुआ कोटा, और उसी कोटा से टूटा और अलग क्या हुआ, झालावाड़ हुआ था। तो हाड़ौती में जो सबसे पहली चित्रकला की जो स्कूल आई थी मित्रों वो कौन सी थी, बूंदी शैली। या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की शुरुआत कहां से हुई थी, बूंदी चित्र शैली से। और देखिएगा, जहां से शुरुआत होती है उसको मूल शैली कहा जाता है। जहां से शुरुआत होती है उसको बताओ क्या कहा जाता है, मूल शैली। तो देखिएगा, यहां से एक बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है कि हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की मूल शैली कौन सी चित्र शैली कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा, कौन सी शैली, बूंदी चित्र शैली जो है वो हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की बताओ क्या कहलाती है, मूल शैली। और इसी बूंदी शैली से 2 छोटी छोटी शैलियों का और जन्म हुआ है, जैसे कि देखिएगा इंद्रगढ़ और दुगारी। और कोटा के बारे में अपन पढ़ चुके हैं और बूंदी के बारे में और इस छोटे छोटे शैलियों के बारे में और पढ़ लेते हैं, फिर हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग्स कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में हम अध्ययन करेंगे मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के बारे में और मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के बारे में। तो अपन अब पढ़ने जा रहे हैं बूंदी चित्रकला के बारे में। देखिएगा, राजस्थान में एक रियासत हुआ करती थी बूंदी, और उस बूंदी नामक रियासत में जो अपन यूं कह सकते हैं कि चित्रकला की जो शैली पनपी थी उसे बूंदी चित्र शैली के नाम से जाना गया। देखिएगा, प्रत्येक राजस्थान की चित्रकला की जो शैलियां थी, उनके चित्रकारों की, उनके चित्रों की, जो उनमें चित्र चित्रित हुए थे, उनकी कुछ अलग अलग विशेषताएं रही थी, अलग अलग रंगों का उनमें प्रयोग किया गया था। देखिएगा, बूंदी जो नामक रियासत है उसमें सबसे पहले देखिएगा सर्वाधिक चित्रण किनका हुआ है, बूंदी चित्र शैली में मित्रों ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक जो चित्रण है वो हुआ है पशु एंड पक्षियों का। सर्वाधिक चित्रण बताओ किसका हुआ है, पशु एंड पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण। अगर इस प्रकार का प्रश्न आए कि पशु और पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण राजस्थान की कौन सी चित्र शैली में हुआ है, बूंदी में, देखो याद कैसे करना है।
कि जिस जगह पर बूंद बूंद बारिश आती है या बूंद बूंद पानी गिरता है ना, वहीं पर सबसे ज्यादा क्या आते हैं, पक्षी, और वहीं पर ज्यादा सबसे ज्यादा क्या आते हैं, पशु आते हैं। तो बूंदी चित्र शैली में सर्वाधिक पशु पक्षियों का चित्रण हुआ है। आगे देखिएगा, इस जो बूंदी चित्र शैली है, इसका जो रंग संयोजन है वो किस प्रकार का था, अर्थात कौन कौन से रंगों का जो चित्रण है वो सर्वाधिक इस बूंदी में किया गया है। देखिएगा, इस चित्र रंग संयोजन है उसको याद करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। कैसे, देखिएगा, कोई एक पेड़ है और वो पेड़ जलकर राख हो गया, यानी कि वो पेड़ जलकर बिल्कुल सूख चुका है। अब देखो, उस पेड़ में बूंद बूंद करके क्या डालना है, पानी। तो बूंद बूंद से तो आप क्या रखोगे, बूंदी, और जब उसमें आप बूंद बूंद करके पानी डालोगे तो सबसे पहले तो वो पेड़ क्या होगा, हरा, और उस पेड़ के इतने फल लगेंगे कि उस पेड़ से आपको बहुत सारी आय प्राप्त होगी, और जब आय प्राप्त होगी तो आप क्या खरीदोगे, सोना। बताओ क्या खरीदोगे, सोना। तो सोना से याद रखना है सुनहरा, और क्या खरीदोगे, चांदी। तो चांदी से और क्या याद रखोगे, चांदी। अर्थात बूंदी चित्र शैली में हरा, सुनहरा और चांदी, इन 3 रंगों का जो प्रयोग है वो विशेषता किया गया है। वापस देख लो एक बार, पेड़ सूख गया था, पानी डाला, बूंद बूंद, पेड़ कैसा हुआ, हरा। हरा के बाद में उसमें अनेक फल लगे तो अपने को आय प्राप्ति हुई, और क्या खरीदा, सोना और चांदी खरीदा था। एक देखिएगा मित्रों, बूंदी चित्र शैली की जो नेक्स्ट विशेषता है वो क्या है कि इसमें सर्वाधिक लाइनों का प्रयोग हुआ है। देखो लाइनों का कैसे है, जिस प्रकार के देखिएगा कि ये कोई अपने काले का चित्र है, ये किसी भी कालचे का, अपन यूं कह सकते हैं कि ये चित्र बना दिया। तो देखो, चित्र जो होता है वो नॉर्मल इस प्रकार का होता है, अगर अपन सामान्य चित्र के बारे में बात करें तो, और इसके चारों तरफ फ्रेम जो होती है वो इस प्रकार की एक सामान्य सी फ्रेम, लेकिन इसमें अपन यूं कह सकते हैं कि इस प्रकार की फ्रेम चारों तरफ इसके लाइनें दिखाई गई है। इस प्रकार देखिएगा, इन चित्रों के चारों तरफ बताओ क्या है, ये इस प्रकार की लाइनें दिखाई गई है। अर्थात अपन यूं कह सकते हैं कि सर्वाधिक लाइनों का जो अंकन है वो भी कौन सी शैली की विशेषता है, बूंदी शैली की विशेषता है। तो देखिएगा, बूंदी शैली में सर्वाधिक लाइनों का प्रयोग हुआ है, बूंदी शैली में सर्वाधिक लाइनों का प्रयोग हुआ है। आगे देखिएगा, देखो अपना राजस्थान का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। जहां पर अगर अपन चित्रकला की बात करें और अगर किसी भी पक्षी का ख्याल अपने मन में आता है कि उस पक्षी का चित्र अपन अपनी चित्र शैली में या अपने चित्र में बनाए, तो सबसे पहला जो अपना दिमाग है वो डायरेक्ट मोर की तरफ आकर्षित होता है, क्योंकि मोर एक बहुत ही सुंदर पक्षी है, जैसा कि आप सभी जानते हो। तो देखिएगा मित्रों, मोर का जो चित्रण है वो राजस्थान की लगभग प्रत्येक चित्र शैली में हुआ है। लेकिन मोर नाचेगा कहाँ, मोर वहां नाचेगा जहां पर पानी बूंद बूंद करके गिरा, यानी जहां बूंद बूंद करके क्या हो रही है, बारिश, वहीं क्या नाचेगा, मोर। तो देखिएगा, राजस्थान की प्रत्येक शैली में अपन यूं कह सकते हैं कि राजस्थान की प्रत्येक चित्र शैली में, राजस्थान की प्रत्येक चित्र शैली में मोर का चित्रण हुआ है। राजस्थान की प्रत्येक चित्र शैली में बताओ किसका चित्रण हुआ है, मोर का चित्रण हुआ है। परंतु नाचते हुए मोर का चित्रण, परंतु नाचते हुए मोर का चित्रण केवल बूंदी चित्र शैली में हुआ है। नाचते हुए मोर का चित्रण बताओ केवल कौन सी चित्र शैली में हुआ है, बूंदी चित्र शैली में हुआ है। ये मित्रों मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन यहाँ से है जहां से प्रश्न बन सकता है कि मोर का चित्रण राजस्थान की प्रत्येक शैली में, लेकिन नाचते हुए मोर का चित्रण बताओ कौन सी शैली में हुआ है, वो अपने बूंदी शैली में हुआ है। तो देखिएगा, पशु पक्षियों का इस शैली में सर्वाधिक चित्रण हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये जो बूंदी चित्र शैली थी वो अपने राजस्थान की हड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की मूल चित्र शैली कहलाती है। और देखिएगा, इसका रंग संयोजन कौन कौन सा है, जब वो पेड़ सूख गया था तो उसमें क्या डाला था, पानी बूंद बूंद करके, तो वो क्या हुआ, हरा हुआ। और जब हरा हुआ तो उससे अपने को आय प्राप्त हुई, और आय से बताओ क्या खरीदा, सोना अर्थात सुनहरा, और क्या खरीदी, चांदी अर्थात क्या, चांदी कलर का रंग। और देखिएगा, जो चित्र है उसमें फ्रेमिंग के लिए सर्वाधिक प्रयोग किनका किया गया है, लाइनों का। इस प्रकार के चित्रों की विशेषता
बूंदी चित्र शैली की थी। प्रत्येक चित्र शैली में मित्रों मोर का चित्रण हुआ है, लेकिन नाचते हुए मोर का चित्रण जो है वो केवल कौन सी शैली में हुआ है? बूंदी चित्र शैली में हुआ है। आगे देखिएगा, इस बूंदी चित्र शैली में देखिएगा, जैसा कि आप जानते हो कि अपने राजस्थान में अगर अपन भित्ति चित्रण की बात करें कि भित्ति चित्रण क्या होता है, देखो आप जानते हो कि भीत का मतलब क्या होता है? दीवार। भीत का मतलब क्या होता है? दीवार। अगर अपन अंग्रेजी में कहें तो वाल होती है, अगर अपन मारवाड़ी में कहें तो डोली होती है, और अगर अपन दिखने में कि दिखने में कैसी होती है तो दिखने में ऐसी होती है, वो उसको क्या कहते हैं? भीत। भीतों पर जो चित्र बनाए गए थे उस कला को क्या कहा गया? भित्ति चित्रण। देखिएगा, अगर अपन इस भित्ति चित्रण के इतिहास के बारे में बात करें तो मित्रों भित्ति चित्रण की जो कला है वो विश्व में सबसे पहले कहीं थी? इटली में। भित्ति चित्रण की कला विश्व में सर्वप्रथम इटली में आई थी। लेकिन देखिएगा, अगर अपन इसके भारत में बात करें कि भारत में ये भित्ति चित्रण की कला सबसे पहले कहाँ आई, तो मुगल दरबार में आई थी, ध्यान रखिएगा। और मुगल दरबार उस समय कहाँ लगता था? आगरा में। तो देखिएगा ये कहाँ हो गई? भारत में सर्वप्रथम भित्ति चित्रण की कला मुगल दरबार में आई थी, जबकि विश्व में सबसे पहले कहाँ आई? इटली में। अब देखिएगा, मुगलों से संबंध अपनी राजस्थान की जिस रियासत का था, आप सब भली बातें जानते हो कि राजस्थान की ऐसी रियासत जिसने मुगलों से सबसे पहले अधीनता स्वीकार की थी वो थी अपनी आमेर, और वो वंश था कछावा। अपने आमेर का एक राजा था भारमल, जिसने अपनी पुत्री हरकुबाई का विवाह अकबर के साथ में 1562 ईस्वी में सांबर की नलियासर मस्जिद में कर उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है। और उसका पुत्र भगवंत दास और उसका जो पोता था मिर्जा राजा मान सिंह, वो अकबर की सेवा में चले गए थे। तो देखिएगा, आमेर जो रियासत है वो मुगलों के डायरेक्ट कांटेक्ट में थी। तो देखिएगा, सबसे पहले राजस्थान में जो भित्ति चित्रण की कला है वो बताओ कहाँ आई थी? आमेर शैली में आई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व में सबसे पहले इटली, भारत में मुगल दरबार, राजस्थान की कौन सी शैली? आमेर शैली में आई थी। लेकिन राजस्थान में इस आमेर शैली में भित्ति चित्रण को वो विशेषता नहीं मिल पाई, वो अपन यूं कह सकते हैं कि वो इसको सफलता नहीं मिल पाई जो मिलनी चाहिए। इस कारण देखिएगा, भित्ति चित्रण की कला राजस्थान में तो सर्वप्रथम आमेर में आई थी, लेकिन अगर अपन बात करें कि प्रसिद्ध कहाँ कहाँ की हुई, तो मित्रों ये जो भित्ति चित्रण की कला है वो राजस्थान में सर्वाधिक एक तो प्रसिद्ध हुई शेखावाटी शैली की, और दूसरी जो हुई प्रसिद्ध है उसका नाम था हाड़ौती शैली। बताओ दूसरी कौन सी? हाड़ौती शैली। और हाड़ौती शैली में कौन सी आती है? बूंदी चित्र शैली। तो राजस्थान में सर्वप्रथम आमेर, लेकिन प्रसिद्ध कहाँ कहाँ की हुई? एक तो शेखावाटी की और दूसरी हाड़ौती की। अपन शेखावाटी शैली के बारे में भी विस्तृत अध्ययन करेंगे जस्ट नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आज अपने क्या चल रहा है? हाड़ौती शैली। अब देखो, भित्ति चित्रण का जो कार्य है वो हाड़ौती शैली में किस लेवल तक किया गया था? हाड़ौती शैली में देखो, हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की कोटा चित्र शैली आप चित्रकला के भाग 8 में पढ़ चुके हो। उसमें इतना भित्ति चित्रण का प्रयोग नहीं हुआ था, सिर्फ आपने इतना सा पढ़ा था कि झाला जालिम सिंह की हवेली जो कोटा में है और उमेद सिंह द्वारा निर्मित है, उसकी दीवारों पर छोटे मोटे आखेट के चित्र मिलते हैं। लेकिन बूंदी चित्र शैली में संपूर्ण भित्ति चित्रण का कार्य किया गया था। तो देखिएगा, भित्ति चित्रों पर जो चित्र बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? भित्ति चित्रण। जो कला विश्व में सबसे पहले इटली में आई थी, लेकिन भारत में सबसे पहले मुगल दरबार, और उस समय मुगल दरबार कहाँ लगता था? आगरा में लगता था। और मुगलों से कांटेक्ट जिस रियासत का था वो कौन सी? आमेर। और आमेर में जो चित्रकला की शैली पनपी वो आमेर चित्र शैली थी, लेकिन प्रसिद्ध हुई एक तो शेखावाटी की और दूसरी कहाँ की? हाड़ौती की। अब देखिएगा, शेखावाटी में ये जो है वो किस प्रकार फेमस हुई थी? देखिएगा मित्रों, अगर अपन राजस्थान में बात करें तारागढ़ दुर्ग की, कि राजस्थान में तारागढ़ कितने हैं, तो देखिएगा राजस्थान में तारागढ़ दुर्गों की संख्या है 2। देखिएगा, एक जो तारागढ़ है वो तो पड़ता है बूंदी में। अपने राजस्थान में तारागढ़ दुर्ग बताओ कितने हैं? 2। देखिएगा, एक तारागढ़ दुर्ग जो है वो तो पड़ता है बूंदी में। इस बूंदी वाले का नाम तारागढ़ कैसे पड़ा था? एक जो तारागढ़ है आप सभी जानते हो अपने अजमेर में पड़ता है, उसका नाम जो है वो तारागढ़ कैसे पड़ा था, इसके बारे में भी अपन अभी जानने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले इसके बारे में कि बूंदी वाले तारागढ़ का जो नाम है वो तारागढ़ क्यों पड़ा था। देखिएगा, अगर इस बूंदी के तारागढ़ को देखा जाए ना तो इसकी जो आकृति है वो तारे के समान दिखाई देती है। बूंदी के तारागढ़ की आकृति बताओ किसके समान दिखाई देती है?
तारे के समान, और इसकी आकृति तारे के समान दिखाई देने के कारण ही इस दुर्ग का नाम बताओ क्या रखा गया, तारागढ़। इस प्रकार का जो है ये बूंदी का तारागढ़ दिखाई देता है। और इस बूंदी के तारागढ़ में मित्रों एक बहुत ही सुंदर महल बना हुआ है जिसमें केवल चित्र ही चित्र चित्रित है, और उस महल के दीवारों पर जो सर्वाधिक चित्रों का चित्रण हुआ है, और इस महल का नाम है चित्रशाला। बूंदी के तारागढ़ में बताओ भित्ति चित्रण के लिए क्या फेमस है, चित्रशाला। और इसी चित्रशाला का दूसरा नाम है रंगशाला, चित्रशाला या रंगशाला। देखिएगा इस चित्रशाला या रंगशाला का निर्माण बूंदी का एक शासक था राव उमेद सिंह, उसके द्वारा करवाया गया था। और पूरे विश्व में जितने भी भित्ति चित्रण है उनमें से सबसे सुंदर भित्ति चित्रण बूंदी के इस तारागढ़ दुर्ग की चित्रशाला में मिलते हैं। इसलिए देखेगा सबसे सुंदर भित्ति चित्र मिलने के कारण इस बूंदी की चित्रशाला को कहा जाता है भित्ति चित्रों का स्वर्ग। बताओ क्या कहा जाता है, भित्ति चित्रों का स्वर्ग। तो ध्यान रखिएगा भित्ति चित्रों का जो स्वर्ग है वो कौन सा कहलाता है, चित्रशाला या रंगशाला, जिसका निर्माण उमेश सिंह ने करवाया था। और वो कहां पड़ता है, तारागढ़ दुर्ग बूंदी में। अब देखिएगा यहाँ पर बहुत सारे भित्ति चित्र है, लेकिन फेमस कौन सा है, आपने सुना होगा कि जब भगवान कृष्ण और भगवान इंद्र के मध्य चैलेंज हो जाता है, एक दूसरे को दोनों कहते हैं कि इंद्र भगवान तो कहते हैं कि मेरे में ज्यादा शक्ति है, और कृष्ण कहते हैं कि मेरे में ज्यादा शक्ति है। इस चीज को लेकर जब लड़ाई हो गई थी तो इंद्र भगवान ने ऊपर से बारिश बरसाना शुरू किया था, तो कृष्ण भगवान ने, आपको पता हो तो गोवर्धन पर्वत को एक अपनी चिटली अंगुली पे उठाकर पूरे गोकुल वासियों की जो है वो रक्षा की थी। तो उस प्रकार का जो चित्र है भगवान कृष्ण का अपनी चिटली अंगुली पर गोकुल पर्वत को उठाए हुए, वो इस चित्रशाला या रंगशाला का सबसे आकर्षक चित्र है। तो देखिएगा इस प्रकार जो है इसका नाम तारागढ़ दुर्ग पड़ा, और ये भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहलाता है। लेकिन मित्रों अजमेर वाले जो तारागढ़ है उसका नाम तारागढ़ कैसे पड़ा था, देखिएगा अपना जो अजमेर का तारागढ़ है वो एक इस छोटी सी पहाड़ी पर बसा हुआ है। और देखिएगा इस दुर्ग का जो नाम है वो पहले हुआ करता था अजय मेरू दुर्ग। इस दुर्ग का नाम पहले बताओ क्या था, अजय मेरू दुर्ग, क्योंकि इस दुर्ग का जो निर्माण है वो अजमेर का एक चौहान शासक था अजय पाल। अजमेर के चौहान शासक का नाम क्या था, अजय पाल, या उसका दूसरा जो नाम था वो था अजय राज। अजय पाल या अजय राज ने 1113 ईस्वी में अपने नाम से एक दुर्ग का नाम निर्माण करवाया था अजय मेरू। देखो अजय का मतलब तो हो गया अजय पाल, और मेरू, मेरू का मतलब होता है पहाड़ी, अर्थात जिस पहाड़ी पर इसका निर्माण करवाया उसका दुर्ग का नाम क्या कर दिया, अजय मेरू। और निर्माण अजय पाल या अजय राज ने कब करवाया, 1113 में। याद कैसे करना है, एक 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 कितने हो गए, 3 हो गए। अब देखो इसका नाम यहाँ तक ये था, लेकिन अपने मेवाड़ के इतिहास में एक राजकुमार पैदा हुआ था जिसका नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया। बताओ मेवाड़ के इतिहास में राजकुमार कौन पैदा हुआ, पृथ्वीराज सिसोदिया, जो तीव्र गति से आक्रमण करने के कारण इसको राजस्थान के इतिहास में उड़ना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। उड़ना राजकुमार, या फिर बताओ कौन है, पृथ्वीराज सिसोदिया। देखिएगा इस पृथ्वीराज सिसोदिया का जो विवाह है वो ताराबाई के साथ में हुआ था। पृथ्वीराज सिसोदिया का ब्याह अर्थात विवाह किसके साथ हुआ, ताराबाई के साथ में। और ये जो ताराबाई है वो अपने टोंक में एक जगह पड़ती है टोडा ग्राम, उस टोंक के टोडा ग्राम की जो एक शासक था सुल्तान सिंह, उसकी पुत्री थी। लेकिन देखिएगा विवाह के कुछ ही समय बाद में देहांत किसका हो गया, ताराबाई का। और इसी ताराबाई की स्मृति में पृथ्वीराज सिसोदिया ने इस दुर्ग के चारों तरफ एक परकोटे का निर्माण करवाया था। देखिएगा किसका निर्माण करवाया, परकोटे का। परकोटा क्या होता है, जैसे कि देखिएगा एक अपन यूं कह सकते हैं कि एक दीवार होती है। ये दीवार कैसे, जैसे कि चौड़ी दीवार हो काफी, जो मजबूत हो और दुर्ग की रक्षा उसके लिए की जा सके, वो बताओ क्या कहलाता है, परकोटा। तो अजय मेरू दुर्ग के चारों तरफ परकोटा किसने बनाया, पृथ्वीराज सिसोदिया ने। किसकी स्मृति में, ताराबाई की स्मृति में। इसलिए इसका नाम अजय मेरू दुर्ग से परिवर्तित करके क्या कर दिया, तारागढ़। आगे देखिएगा तारागढ़ कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, देखिएगा तारागढ़ आप यूं पढ़ते हो कि वो कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, बिटली पहाड़ी पर। लेकिन कभी भी ये जानने का प्रयास किया क्या कि इस पहाड़ी का नाम बिटली पहाड़ी क्यों रखा गया था। एक मुगल बादशाह था सांझा, और उस सांझा के समय इस तारागढ़ दुर्ग का एक किलेदार हुआ करता था, और उस किलेदार का नाम था विठल दास गोड़। बताओ किलेदार का नाम क्या था, विठल दास गोड़। और उस विठल दास गोड़ ने
इस तारागढ़ का पुनर्निर्माण करवाया था और अपने प्राणों का अपन यूं कह सकते हैं कि बलिदान दिया था तारागढ़ के खातिर। इसलिए शाहजहां ने इस पहाड़ी का नाम विठलदास गौड़ के नाम पर क्या कर दिया, बिठली पहाड़ी। और इस बिठली पहाड़ी के ऊपर जो गढ़ है उसका नाम क्या कर दिया, गढ़ बिठली। इसीलिए तारागढ़ का दूसरा नाम क्या है, गढ़ बिठली। तो राजस्थान में तारागढ़ कितने होंगे, 2। एक तारागढ़ तो बूंदी में, जिसकी आकृति किसके समान है, तारे के समान है। और इसमें एक महल बना हुआ है जिसका नाम है चित्रशाला या रंगशाला, जिसका निर्माण उम्मेद सिंह ने करवाया था। और भित्ति चित्रों का ये स्वर्ग कहलाता है। और एक तारागढ़ बताओ का है, अजमेर में, जो कौन सी पहाड़ी पर है, बिठली पहाड़ी पर। और इसका नाम विठलदास गौड़ के नाम पर पड़ा था। और पहले इसका नाम क्या था, अजय मेरू दुर्ग, जो अजय पाल या अजय राज द्वारा 1113 में निर्मित करवाया गया था। लेकिन मेवाड़ के राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया या उड़ना राजकुमार की पत्नी ताराबाई की स्मृति में इसके चारों तरफ एक परकोटे का निर्माण करवाया और इसका नाम बताओ क्या कर दिया, तारागढ़ दुर्ग कर दिया। आगे देखो इधर, बूंदी जो चित्रशैली है इसका प्रारंभ कौन से शासक के समय हुआ था। देखिएगा, बूंदी चित्रशैली का प्रारंभ अपन यूं कह सकते हैं कि बूंदी के इतिहास में एक शासक बना था भाऊ सिंह। बताओ कौन बना था, भाऊ सिंह। भाऊ सिंह के समय इस चित्रशैली का प्रारंभ हुआ था। लेकिन आगे प्रश्न ये आता है कि ये जो शैली थी वो किस समय स्वतंत्र हुई, यानी कि भाऊ सिंह के समय से लेकर एक बूंदी में राजा बना था सुरजनहाड़ा, वहां तक इस शैली पर अन्य शैलियों का प्रभाव था। लेकिन ये स्वतंत्र कब हुई थी, तो देखेगा बूंदी के इतिहास में एक शासक बना था सुरजनहाड़ा। इस सुरजनहाड़ा के काल में बूंदी चित्रशैली बताओ क्या हो गई, स्वतंत्र। तो अलग अलग प्रश्न बनते हैं कि बूंदी चित्रशैली प्रारंभ किसके समय, भाऊ के समय, भाऊ सिंह के समय, और स्वतंत्र किसके समय, सुरजनहाड़ा। मित्रों, इस सुरजनहाड़ा का नाम आपने सुना ही होगा। बहुत ही वीर बहादुर आदमी था ये, अकबर के समकालीन था। और अकबर जब अपने राजस्थान के राजाओं को अपने अधीन कर रहा था तो उन्हीं लिस्ट में कौन था, सुरजनहाड़ा, जो आसानी से हार मानने वाला नहीं था। और सुरजनहाड़ा रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार करके बैठा था। तो मुगलिया फौज ने पूरे रणथंभौर को घेर लिया था। लेकिन सुरजनहाड़ा के पास में एक संदेश पहुंचाया गया कि तू हमारी अधीनता स्वीकार कर ले। तो सुरजनहाड़ा ने कहा कि मैं मुस्लिमों की अधीनता स्वीकार तो कर लूंगा, लेकिन मेरे दरबार में कोई भी मुस्लिम आदमी पग नहीं रखना चाहिए। तो फिर देखेगा, जब ये संदेश अकबर के पास में पहुंचा तो अकबर ने सोचा कि ऐसा वीर आदमी कौन होगा जो इतनी छाती ठोकर कह सकता है कि मेरे दरबार में कोई मुस्लिम आदमी का प्रवेश नहीं होगा और मैं तो ठहरा मुगल बादशाह। इसलिए देखेगा, अकबर ने कहा कि चल ठीक है, जयपुर के भगवंत दास तू उससे जाकर अधीनता स्वीकार करवा ले। लेकिन अकबर ने कहा यार, ऐसा आदमी को मैं देखना चाहता हूं कि ऐसा वीर आदमी कौन है। तो भगवंत दास जो जयपुर का कछावा वंश का राजा था, उसके साथ में अकबर उसका नौकर बनकर गया था। ध्यान रखिएगा, अकबर भगवंत दास का क्या बनकर गया, नौकर। क्योंकि अकबर ने कभी भी सुरजनहाड़ा को नहीं देखा और सुरजनहाड़ा ने कभी भी अकबर को नहीं देखा, इसलिए अकबर नौकर बनकर गया था। और भगवंत दास जैसे सुरजनहाड़ा के पास में जाकर संधि का प्रस्ताव रखता है तो ऐसे कहा जाता है कि उसके हाथ में एक नारियल था और इतना गुस्सा आया था कि ऐसे भींचकर उस नारियल को फोड़ दिया था। वही कौन था, सुरजनहाड़ा। और उसी के समय जो बूंदी चित्रशैली उसका प्रारंभ हुआ था। अब देखिएगा, सुरजनहाड़ा का एक पौत्र, पौत्र का मतलब है पोता, और उस पुत्र का नाम बताओ क्या है, रतन सिंह है। सुरजनहाड़ा के पुत्र का नाम क्या है, रतन सिंह। ये रतन सिंह भी चित्रकला में कुछ कम नहीं था। इसकी चित्रकला की प्रवृत्ति को देखते हुए एक मुगल बादशाह था जिसका नाम था जहांगीर। बताओ मुगल बादशाह का नाम क्या है, जहांगीर। जहांगीर के जस्ट पहले कौन है, अकबर। और देखिएगा, अकबर के समकालीन कौन था, सुरजनहाड़ा। और इस अकबर का पुत्र कौन बना, जहांगीर। और इधर से सुरजनहाड़ा का पुत्र कौन, रतन सिंह। तो जहांगीर के समकालीन कौन था, रतन सिंह। और देखिएगा, इस रतन सिंह की चित्रकला की प्रवृत्ति को देखकर जहांगीर ने रतन सिंह को चित्रकला के लिए एक उपाधि दी थी, सर बुलंद की। ध्यान रखिएगा, किसकी उपाधि दी, सर बुलंद की उपाधि दी थी। किसने, जहांगीर ने। जहांगीर भी एक बहुत अच्छा चित्रकला का आश्रय देने वाला एक राजा था। इसका एक चित्रकार था दौलत खां। और उस दौलत खां की जब मृत्यु हो गई थी तो अजमेर में एक झील पड़ती, आना सागर झील। और उस आना सागर झील के जस्ट पास में बारादरी है और बारादरी के जस्ट आगे एक बाग है जिसका नाम है दौलत बाग, जिसको अभी सुभाष उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। उस दौलत बाग का नाम जहांगीर ने अपने चित्रकार दौलत खां के नाम पर किया था। तो यह भी चित्रकारी से प्रेम करने वाला एक शासक था जिसका नाम बताओ क्या था, जहांगीर। तो देखिएगा, बूंदी चित्रशैली का प्रारंभ
भाव सिंह के समय और स्वतंत्र किसके समय हुई? सुरजनहाड़ा के समय। और सुरजनहाड़ा किसके समकालीन? अकबर के समकालीन। और इधर उस सुरजनहाड़ा का पोता कौन? रतन सिंह। और इधर मुगल बादशाह कौन? जहांगीर। और जहांगीर ने रतन सिंह को चित्रकारी के लिए किसकी उपाधि दी? सर बुलंद की जो है वो उपाधि दी थी। आगे देखिएगा, इस बूंदी चित्र शैली में देखो एक ग्रंथ है रागमाला, बहुत ही सुंदर ग्रंथ है ये। इस ग्रंथ का जो चित्रण है वो लगभग राजस्थान की प्रत्येक चित्र शैली में हुआ है। देखो सुंदर चीज का होता है, जैसा कि आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ, इनकी फोटो में आपको पता है कि हर घर में देखने को मिल जाती है। तो रागमाला एक सबसे सुंदर ग्रंथ था और उस ग्रंथ का चित्रण लगभग राजस्थान की प्रत्येक चित्र शैली में हुआ है। जैसा कि आप जानते हो बीकानेर में भी हुआ था, चावंड शैली में भी हुआ था। लेकिन इस रागमाला ग्रंथ के दो चित्र है, एक का तो नाम है रागिनी भैरव, बताओ एक चित्र का नाम क्या है? रागिनी भैरव। और दूसरे का जो नाम है वो है राग दीपक। रागिनी भैरव और राग दीपक, इन दोनों चित्रों का चित्रण भी बताओ कौन सी शैली में हुआ है? बूंदी शैली में। आगे देखिएगा, इस बूंदी शैली का एक चित्रकार था जिसका नाम था कार्ल खंडेलवाल। कार्ल खंडेलवाल। और इस कार्ल खंडेलवाल नामक व्यक्ति ने बूंदी की चित्रकला पर एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है बूंदी चित्रावली। बताओ पुस्तक का नाम क्या है? बूंदी चित्रावली। तो बूंदी चित्रावली का लेखक कौन है? कार्ल खंडेलवाल। याद कैसे करोगे कि खंडेलवाल कौन होते हैं? बनिए महाजन, और वो बूंद बूंद करके क्या पढ़ते हैं? गड़ा, यानी कि कंजूस होते हैं, इसलिए इस प्रकार याद कर लेना कि खंडेलवाल बूंद बूंद करके क्या करते हैं? गड़ा भरते। तो कार्ल खंडेलवाल की चित्रकारी जो है पुस्तक है वो कौन सी है? बूंदी चित्रावली। अब देखिएगा आगे कि इस बूंदी चित्र शैली पर कौन कौन सी शैलियों का प्रभाव पड़ा था? बूंदी चित्र शैली पर कौन कौन सी शैलियों का प्रभाव पड़ा था? तो देखिएगा, सबसे पहले बूंदी चित्र शैली पर प्रभाव पड़ा मेवाड़ का। बताओ कौन सी शैली का? मेवाड़ का। मेवाड़ शैली का क्यों पड़ा था? ध्यान रखिएगा मित्रों, मेवाड़ पर एक वंश राज करके गया था, गुहिल राजवंश। और बूंदी में थे हाड़ा। हाड़ा स्वतंत्र बाद में हुए थे, लेकिन वो पहले मेवाड़ के गुहिलों के सामंत हुआ करते थे। तो जिस समय हाड़ा मेवाड़ के गुहिलों के सामंत थे, उस समय मेवाड़ की कुछ चित्रकारी का जो स्वरूप है वो कहाँ देखा जा सकता है? बूंदी में। इसलिए उस पर किसका प्रभाव पड़ा? मेवाड़ चित्र शैली का प्रभाव पड़ा था। उसके बाद में देखिएगा, इसके ऊपर मराठा शैली का प्रभाव भी पड़ा है, क्योंकि राजस्थान में सबसे पहले मराठा कहाँ आए थे? बूंदी में। बूंदी की एक महारानी थी बुद्ध सिंह हाड़ा की पत्नी अमर कुंवरी। उस अमर कुंवरी के बुलाने पर सबसे पहले आए थे मराठा। और देखिएगा, मराठा कहाँ के रहने वाले हैं? दक्षिण के। तो इसके ऊपर कौन सी शैली का प्रभाव? दक्षिण शैली का। और एक इस बूंदी शैली पर मित्रों ध्यान रखिएगा, ईरानी शैली का भी प्रभाव पड़ा है। एक बताओ किसका? ईरानी शैली का पर भी इस पर प्रभाव पड़ा है। तो प्रभाव कितने का हो गया? 4 का। मेवाड़, मराठा, दक्षिण और बताओ कौन सी? ईरानी शैली। और इसी बूंदी चित्र शैली से टूटकर दो, जैसा कि अपन पहले पढ़ चुके हैं, दो छोटी छोटी चित्र शैलियों का जन्म हुआ था। एक तो थी इंद्रगढ़ चित्र शैली और दूसरी है दुगारी चित्र शैली। देखो ध्यान से देखना, अगर सुनने में तगारी नहीं सुनाई दे, तगारी नहीं है, दुगारी है। इंद्रगढ़ और कौन सी? दुगारी चित्र शैली। ये जो हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग्स है वो अंतिम रूप से समाप्त हो चुकी है। झालावाड़ चित्र शैली में इतने चित्र नहीं बने थे, नहीं उनकी कुछ विशेष था। इंद्रगढ़ और दुगारी, इनमें भी ध्यान रखना कि इसका जन्म बूंदी से हुआ था। अगले वीडियो में अपन शेखावाटी भित्ति चित्रण के बारे में बात करेंगे और मारवाड़ स्कूल और मेवाड़ स्कूल अपनी बाकी है। धन्यवाद।